हमारे घर की 15 साल मुलाजमा हर साल एक बच्चे को जन्म देती, जबकि उसकी शादी नहीं हुई थी। वो तो अभी तक कंवारी थी। जब मेरी मम्मा उससे पूछती कि बताओ ये गुनाह किसने किया है, तो वो मुलाजमा रोते हुए मेरे बाबा पर इल्जाम लगा देती। और जब बाबा से मेरी मम्मा पूछती तो बाबा कहते ये सब झूठ है, और उस मुलाजमा को बहुत डांटते कि तुम किसी का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। तब मुलाजमा कहती कि साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्जाम लगाया था। इस बार हमारी मुलाजमा फिर से हमला हुई तो मेरी मम्मा ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वो फिर से मेरे बाबा पर इल्जाम लगाने वाली थी। एक रोज मैं अपने एक दोस्त के साथ उस मुलाजमा के घर चली गई, मगर उस मुलाजमा की हालत देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो आखिरी सांसें ले रही थी। मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह लरस गई जब डॉक्टर ने पुलिस बुलवाकर। मेरा नाम तानिया है। मैं आज कॉलेज से आई तो हमारी मुलाजमा नरगिस की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मेरी मम्मा उसे धक्के देकर घर से निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया था। मम्मा, किसी मजलूम पर इस तरह जुल्म करना ये कौन सी गैरत है। मैंने अपनी माँ को घूरते हुए उनसे सवालात कर डाले। वो चीखने चिल्लाने लगी कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में और नहीं रख सकती, क्योंकि इसने आज हद कर दी है। इसने हमारे घर की इज्जत खाक में मिलाने का सोच लिया है। कमबख्त, ये तो बिल्कुल ही भूल बैठी है। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली है। जा निकल जा इस घर से। मम्मा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मम्मा, आखिर इस बेचारी का कसूर क्या है? मैंने मम्मा को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा तो वो कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती ये लोग कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों के सर अपना बोझ डाल देते हैं, और बस तुझे मैं नहीं बता सकती। मैं नाराज होकर अपने कमरे में चली गई थी। उस लड़की का क्या गुनाह था, मैं बिल्कुल भी बेखबर थी। मैंने छुपकर मम्मा और घर के बाकी मुलाजमों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वो किसी बच्चों का जिक्र कर रहे थे। आखिर क्या बात थी? उस वक्त भी मम्मा ने मुझे इस बात की भिनक तक ना लगने दी थी, और आज भी मम्मा का रवैया वही है। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी, मगर वो मासूम लड़की नरगिस ऐसा भी क्या कर सकती है। मुझे अपने घर के और मुलाजिमीन से पूछ पूछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वो गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती आई है। मैंने अगले दिन जब एक मुलाजमा मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे कहा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो मुलाजमा कहने लगी, जी छोटी मालकिन, बोले क्या बात है। मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं अपने मामा बाबा जैसी खड़ूस बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम ये बताओ, नरगिस को इस घर से क्यों निकाला गया है? वो मुलाजमा मेरी बातें सुनकर घबराते हुए नजरें चुराने लगी। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो मुलाजमा कहने लगी, छोटी मालकिन, नरगिस ने पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है और अब फिर से वो हामला है, जबकि वो कंवारी है। उसकी शादी नहीं हुई है, और बड़ी मालकिन का कहना है कि वो घर के ही किसी मुलाजिम के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी और मेरा तो मुंह ही खुला रह गया था। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ और किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करना कि मैंने तुमसे नरगिस के बारे में कोई जिक्र किया है। वो मुलाजमा तो चली गई, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी थी कि ये सब कैसे हो सकता था। हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 5 साल का फर्क था। वो मुझे आप ही कहकर पुकारती थी। खैर, मम्मा के डर की वजह से मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया हुआ था। उन दिनों मेरे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से दोस्ती हो गई थी। वो बहुत समझदार और अक्लमंद लड़का था। वो हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्मों सितम और ज्यादतियों के खिलाफ जब तकरीरें करता तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता था कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई, और एक रोज जब मैंने उसे न्यूज चैनल पर देखा तो मैं चौंक पड़ी कि ये तो वही लड़का हुसैन है। आज सुबह कॉलेज में मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम न्यूज चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हुसैन मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगा
कि असल में वो चैनल उसके मामू का है और पहले भी कई बार उसी चैनल पर प्रोग्राम करता रहा है। हुसैन ज्यादातर औरतों के हकूक पर बात किया करता था, क्योंकि आए दिन अक्सर हुसैन का इन जुल्मों सितम के खिलाफ हुए वाकयात से वास्ता जो पड़ता रहता था। मैं एक रोज कॉलेज से घर वापस लौट रही थी। अचानक मुझे बाजार में नरगिस नजर आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर इससे बातचीत तो कर लूं। काफी वक्त गुजर गया, मैंने तो इसे पलट कर देखा भी नहीं। आखिर इसके और मेरे दरमियान बहुत ही अच्छे लम्हात जो गुजरे हैं। मैं उसके पीछे चल पड़ी थी। उसको इल्म ना था कि मैं उसके पीछे हूँ। नरगिस अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत होने लगी कि उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि घर में कोई सामान भी मौजूद नहीं था। सिर्फ दो चारपाई और जरूरत के मुताबिक बर्तन और कपड़े भी एक तरफ कोने में बंधे हुए पड़े थे। ये लोग कैसे जिंदगी का गुजारा करते होंगे, इतनी गर्मी और ऊपर से वो रेंगता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने जो ही मेरी नजर उस चारपाई पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। वो शायद उसकी बूढ़ी माँ थी जो मुसलसल खांसे जा रही थी। जरा देर भी उसे आराम नहीं आ रहा था और नरगिस उसकी खिदमत में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नजर आती थी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो कुछ मैं आज देख रही थी यही सच था। ये जो कुछ उस दिन घर में हुआ वो सच था, क्योंकि उस दिन का मंजर तो मुझे कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो ये बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नजर नरगिस के पेट पर पड़ी तो मैं दंग सी रह गई थी। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी थी। वो तो सच में हामला थी। जब मैंने नरगिस को आवाज दी तो उसने घबराकर पीछे देखा और बोली, आपी, आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ, तो क्या मैं नहीं आ सकती? नरगिस बोली, नहीं नहीं, आप क्यों नहीं आ सकती? फिर नरगिस मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और हाथ से मुझे पंखा झलने लगी कि यहाँ आप इस गर्मी में क्यों चली आई हैं। और मुझे तो लगा था कि आप भी समझ बैठी होंगी कि मैं ही कसूरवार हूँ। क्या आपको लगता है मैं इस घर के मुलाजिम के साथ? मैंने हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर ये क्या है? वो हंस पड़ी और बोली, हाँ, ये सच है कि मैंने इससे पहले भी दो बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो चौंक पड़ी थी। 15 बरस की कवारी लड़की किन चक्करों में पड़ गई थी। नरगिस कहने लगी, आप एक बार मेरी माँ की इस हालत पर नजर डालें कि आपको नहीं लगता मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ। मैं फिर से हैरत जदा थी। उसकी आधी अधूरी सी बातें न जाने मुझे वो किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी मुलाजिम के साथ ये गुनाह किया है। मेरी आंखों में हजारों सवालात थे। वो मेरी बात सुनकर बोली, हाँ, हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं, हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसे लोग सह नहीं सकते। मुझे तो लगता था आप मेरे दुख में शरीक होने आई हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोता हुआ देखा तो कहा, नरगिस, बात ये नहीं है। मैं यहाँ इस गर्ज से बिल्कुल नहीं आई थी कि तुम पर कोई इल्जाम तराशी करूं, मगर मैंने जो सुना है उसकी हकीकत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। आप जानना चाहती हैं ना? तो सब्र करें, वक्त और हालात आपको सब जाहिर कर देंगे। अभी ये सही वक्त नहीं है। हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप तो जानती हैं हमारी दोस्ती मालिक और मालकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, मगर कुदरत ने हमारा साथ हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आधी अधूरी बातें मुझे और परेशानी में डाल रही थीं। मैं चुपचाप खामोशी से जाने लगी थी कि अचानक मुझे पीछे से एक जोरदार आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो मैं चीख पड़ी। नरगिस एकदम चकराकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी और फिर वो बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसके पास गई। नरगिस, अपनी आंखें खोलो, मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल होश नहीं था। वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल तो बहुत ही घबराने लगा था। उसकी बूढ़ी और बीमार माँ सोई हुई थी। मैं नरगिस को अस्पताल ले जाने लगी। मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि अगर ये बात मम्मा बाबा तक पहुंच गई कि मैं यहाँ आई थी तो वो मुझे जान से मार देंगे। तब अचानक मुझे हुसैन का ख्याल आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था।
میں نے उसे कॉल मिलाई और उसे अस्पताल का बता दिया जहां मैं नरगिस को लेकर जा रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, उधर से हुसैन भी आ गया। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून आया था। अब मैं अकेली नहीं थी। हुसैन घबराते हुए पूछने लगा कि क्या बात है, यूं अचानक, वो भी यहाँ इस अस्पताल में, सब ठीक तो है ना? मैंने उसे आधी बात बता दी थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ही खराब है कि उसे यहाँ लाना पड़ गया। तुम इस वक्त सब संभाल लो, बाकी मैं तुम्हें बाद में तफसील से बता दूंगी। हम दोनों ने एक एक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर सभी ने इनकार कर दिया था क्योंकि नरगिस की हालत बहुत ही नाजुक थी और कोई डॉक्टर भी उसका केस लेने को तैयार नहीं था। हुसैन ने फौरन ही वहां मौजूद अपनी जान पहचान की डॉक्टर को देखा तो शुक्र अदा किया और उसने फौरन बात की। उसने बामुश्किल ये केस ले लिया था, मगर वही बताया था कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, हमें फौरन ही इनका ऑपरेशन करना होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और हुसैन तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा, आप कैसे भी करके इस वक्त ये ऑपरेशन कर दें। वो कहने लगी, इस लड़की का शोहर कहाँ है जो इनके पेपर्स पर साइन करेगा? मैं तो फिर से चौंक पड़ी थी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस वक्त हुसैन ने बिना सोचे ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। हम दोनों के पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। हमें उस वक्त सिर्फ नरगिस की जान बचानी थी। नरगिस ने पहले भी ऑपरेशन से 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ था और इस बार भी नरगिस ने अपनी जान पर खेलकर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मगर नरगिस की हालत बहुत ही नाजुक थी। वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। इसी दौरान मैंने हुसैन को सारी बात बता दी कि सालों पहले इस लड़की की माँ हमारे घर में नौकरी करती थी और फिर वो बीमार रहने लगी। तभी वो अपनी बेटी नरगिस को काम के लिए हमारे घर ले आती थी। मम्मा और बाबा भी उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिया करते थे। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी और नरगिस की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथ ही मिलकर हंसी खुशी रहते थे और मैं भी कभी कभी उसे अपने घर रोक लिया करती थी। उसकी मासूम बातें मुझे बेहद अच्छी लगती थीं। और फिर वो 15 बरस की हुई और मैं 20 बरस की हो गई थी। अब मैं अपनी तालीम पर तवज्जो देती थी। नरगिस से मेरी मुलाकात बहुत ही कम होती थी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी मम्मा का रवैया नरगिस से बिल्कुल बदल गया था। अब वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी मौजूदगी घर में बर्दाश्त करती थी। मगर माँ की बीमारी के बाद नरगिस उनकी जगह हमारे घर ही काम करने आती थी। बाबा ने उसे इजाजत दे दी थी। मामा खामोश थी, मगर वो मुझे भी बार बार नरगिस से दूरी अख्तियार करने को कहती थी। और फिर नरगिस ने कुछ ऐसे मामलात किए कि सब कुछ बदल गया। वो बिना शोहर के ही हामला हो गई थी। मम्मा ने उसे बदकिरदार कहा और उसे घर से निकालने लगी थी। मगर फिर नरगिस के माफी मांगने पर बाबा ने उसे काम पर रख लिया। मामा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मामा का रवैया अब नरगिस के साथ बहुत बुरा था। मगर फिर से 1 साल के बाद जब नरगिस को धक्के मारकर मामा ने घर से निकाला तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मगर ताज्जुब था कि मामा ने पहले की तरह इस बार भी मुझे इस मामले से बिल्कुल अनजान रखा। बाबा उन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे, वरना वो होते तो कभी भी नरगिस पर ये जुल्म ना होने देते। इतनी देर में डॉक्टर आ चुकी थी। कहने लगी, नरगिस को होश आ गया है, वो सबसे पहले किसी तानिया से मिलना चाहती है। मैं नरगिस से मिलने अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो लड़की नरगिस जिसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, उसे देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था। वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मुझे तो डर खौफ आने लगा था कि अब ना जाने क्या होने को है। वो मुझसे बस इतना ही कह सकी थी कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वो शख्स कौन था जिसने नरगिस के साथ ज्यादती की थी और इतनी कम उम्री में उसे इस हालत तक पहुंचाया था? उन आखिरी लम्हात में मेरे और नरगिस के बीच जो कुछ बात हुई थी, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे सब समझ आ रहा था। बचपन से ही नरगिस के साथ मेरे घर में जो कुछ होता आया, उसके पीछे क्या वजह थी। मैं नरगिस को तसल्ली देने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और बताओ, वो तुम्हारे पहले वाले 2 जुड़वा बच्चे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। नरगिस ने मुझे उस वक्त जो कुछ बताया, मैं तो सदमे में आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं।
फिर कुछ ही देर में नरगिस की आंखें बंद होने लगी थीं। वो बुरी तरह सांस ले रही थी और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गई थी। मैं चीखती ही रह गई थी। वहां सभी डॉक्टर भागे चले आए थे और नरगिस का मुंह एक सफेद कपड़े से बांध दिया गया था। मैंने और हुसैन ने जैसे तैसे करके नरगिस की तदफीन का बंदोबस्त किया और जब उसकी माँ को नरगिस की मौत का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और अपने खालिके हकीकी से जा मिली थी। हुसैन और मैंने माँ और बेटी की तदफीन करवा दी थी। नरगिस की वो बातें मुझ पर कयामत ढा रही थीं। मैंने हुसैन को सारी तफसीलात बता दी थीं। अब वही एक इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था और सच्चाई सामने ला सकता था। मैंने और हुसैन ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में ये खबर आम कर दी कि हमारे शहर में एक 15 साला मुलाजमा के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज हम सबको उठानी ही पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी कम उम्र गरीब औरत के साथ ये जुल्म ना हो जो सालों से होते आ रहे हैं। हम उस मुलाजमा के गुनहगार को जल्दी ही सख्त से सख्त सजा दिलवा कर ही रहेंगे और उसके साथ गुजरी ये जुल्म की दास्तान हम सरे आम करके दिखा देंगे। और फिर देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर तेजी से फैल गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे इत्तला मिली कि बाबा घर लौट आए हैं, मगर दूसरी तरफ मुझे खुशी की जगह अपने दोस्त के जाने का गम लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले बाबा के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर मामा को बाबा से झगड़ते देखा था। जब मामा ने मीडिया का नाम लिया तो बाबा ने उन पर बहुत ही गुस्सा किया। आखिर वो दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे थे। मुझे देखते ही मामा और बाबा खामोश हो गए थे और मुझे बाबा ने अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे ही दिन हुसैन को फोन किया और सबसे पहले मैं अपनी ताई के घर चली गई थी। वहां जाते ही मैंने अपनी ताई की बहू से मिलने की कोशिश की तो सभी हैरत ज़दा थे कि ये आज अचानक इससे क्यों मिलने आ गई है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, ताया और ताई ने मुझे उससे मिलने की इजाज़त दे दी थी और मैंने हुसैन के साथ जैसे ही उससे मुलाकात की और नरगिस के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में सारी मालूमात ली, जो कि अब उसके पास रह रहे थे क्योंकि वो बांझ थी और उसने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। हुसैन ने उसकी सारी ही रिकॉर्डिंग अपने पास महफूज कर ली थी और हम दोनों ने उसकी इजाज़त लेकर उसके बच्चों के खून के सैंपल लेकर वहां से चल पड़े थे। उसके बाद हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो वहां हमने पहले ही नरगिस के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों की इजाज़त से ले लिए थे और उन सब के टेस्ट करवाए। अब इंतजार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स मिलने का था। और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनल पर नरगिस और उसकी मां के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रखी थी और ये सब देखकर घर में मामा ने ऊधम मचा रखा था। मामा और बाबा ने गुस्से में घर के तमाम ही मुलाजमों को नौकरी से निकाल दिया था। और फिर एक रोज हमारी मुलाकात हमारे इलाके के काजी से हुई। उनसे पूछ के बाद जो हकीकत हमारे सामने आई, अब सारा सच खुल के सामने आ गया था। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स भी आने वाली थी जिनसे ये बात साबित होने जा रही थी कि वो चारों बच्चे आपस में बहन भाई हैं। पहले भी नरगिस ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अब भी उसने दो जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया है। मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद अपना बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं उस मुलाजमा नरगिस की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और वो मेरे साथ बचपन से ही रह रही है, मगर उसकी माँ की बीमारी की वजह से वो बहुत ही परेशान थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब इस बात का फायदा उठाकर सबसे पहले नरगिस की खूबसूरती के पीछे पागल हुए उस आदमी ने नरगिस से ज्यादती की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए जबरदस्ती नरगिस से निकाह कर लिया। और जब उसने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उस आदमी ने सारा इल्जाम उस लड़की और अपने ही घर के किसी मुलाजिम के सर कर दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए और उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवा कर अपने ही कजन को दे दिए थे। और जब फिर वो लड़की दोबारा से हामला हुई, इस दौरान वो आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और इन सब से बिल्कुल अनजान था। और जब वो वापस आया तो सारा मामला उनकी समझ से बाहर जा चुका था क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी और वो आदमी और कोई नहीं, मेरा ही अपना सका बाप था जो पहले उस बच्ची के साथ गुनाह करता रहा और फिर गुनाह को छुपाने के लिए निकाह किया। और जब लड़की ने हिम्मत करके उस अमीर जादे के खिलाफ आवाज उठाई
تو اس نے اپنے ہی گھر کے ایک ملازم کے ساتھ اس لڑکی کو بدنام کر دیا اور بیوی کے ہاتھوں دھکے دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ میرا باپ تو گنہگار تھا ہی، اس کے ساتھ میری ماں بھی برابر کی شریک تھی۔ وہ یہ حقیقت بہت پہلے ہی جان گئی تھی، مگر اس نے اپنے شوہر کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے نرگس بیچاری پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ میرے بیان نے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ سکی بیٹی نے خود اپنے باپ کے خلاف بیان دے کر سچائی سے پردہ اٹھا دیا اور اس ملازمہ نرگس کے اس ظلم کے خلاف گواہی دی جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے فوراً ہی میرے باپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ میری ماں میرے سامنے شرمندگی سے اپنی آنکھیں نہیں ملا سکی تھی، اور آج مجھے اس شخص کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جو گھر میں سب کے سامنے تو نرگس کو بیٹیوں کی طرح بلاتا اور پیار کرتا تھا، اور رات کے اندھیرے میں ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں حسین کے ساتھ نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔